साथियों जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है ठीक है यूपी प्लस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज आपको चैनल पर एक छोटा सा चेंज देखने को मिल रहा होगा। जो हमारा चैनल का पहले नाम था दी नवोदया क्लासेस, ठीक है, दी नवोदया क्लासेस, उसको हमने किसी कारणों से इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और जो अब चैनल का नाम होगा, चैनल का नाम है हमारा समग्र जीएस स्टडी, ठीक है। तो अब जो आपको शो होगा हमारा चैनल का नाम, वो कर दिया हमने समग्र जीएस स्टडी, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज है, आई होप कि आप लोग समझेंगे, ठीक, कि ये चेंज क्यों किया गया है। ये हमारा थोड़ा निजी कारणों से इसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप दी नवोदया क्लासेस को देते थे, ठीक है। और अब से हम आपके बीच इस टैगलाइन के साथ मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समग्र जीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। आपकी तैयारियां जोरों से चल रही होगी, ठीक। तो इस टैगलाइन के साथ आपसे जुड़ेंगे और हाँ, आप लोग पहले की भांति अभी भी अपना बराबर प्रेम बनाए रखें, ठीक है। और हमें आपका जो आशीर्वाद है, प्रेम स्वरूप आशीर्वाद, आप सब्सक्राइब करके दें, ठीक है। आप लोग हमारे 1K सब्सक्राइब कराने में हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइब कराने में सहयोग करेंगे, ठीक है। आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। हम निरंतर ही आपको इस तरीके की सेवाएं देते रहेंगे, ठीक है। पहले भी देते आए हैं और आगे भी आपकी तैयारी कराते रहेंगे, ठीक। आपको आपकी स्टडी में बहुत हमारे इस कंटेंट से काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले पूछ रहे हैं इनमें से। तो दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं, कौन सा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम आपको सेट करते हैं एक, ठीक है। इटावा जो है हमारा 79.99% साक्षरता है, ठीक है। इटावा की जो साक्षरता है वो 79.99%, ठीक। इसके बाद इटावा की होगी 79.99%, ठीक है। ये हमारी हो गई इटावा की। औरैया की जो है वो है 80.25, ठीक है, 80.25। और कानपुर नगर की है वह हमारी 81.31%, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की है, गौतम बुद्ध नगर की जो परसेंटेज है वो है हमारी 82.20, ठीक है, 82.20। और जो लास्ट में गाजियाबाद है उसकी जो परसेंटेज है साक्षरता दर वो है लगभग 85% के, ठीक। तो हमारा यहाँ पर पहले ही ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इटावा, उससे ज़्यादा औरैया, फिर कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक। ये हमारी इसकी बढ़ती हुई क्रम में साक्षरता होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। ऑप्शन इनमें से हमें बताना है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत संभागों की जो संख्या है वो 18 है, ठीक है। कार्यरत संभाग कितने हैं, ठीक है, 18 हैं, ठीक है, सही है। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संभाग कानपुर, लखनऊ व मेरठ हैं। ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद जिलों की संख्या कुल 74 है, नहीं, कुल जिले 75 हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कौन सा होगा? सी, कि यहाँ पर सिर्फ पहला ही जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। पहला कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्न अवधि में होती है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कह रहे हैं किस अवधि में होगी, बताइए किस अवधि में होगी। ऑप्शन ए है जुलाई से अगस्त में, बी अगस्त से सितंबर में, सी है हमारा जून से जुलाई और डी मई से जून। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्त, तो सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ऑप्शन नंबर ए, जुलाई से अगस्त के बीच, ठीक है। जुलाई से अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद सितंबर में ये कम होती जाती है, ठीक है। सितंबर तक ही हमारे यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्रोद्योग की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ये कह रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से, ठीक है। ये हमारे यूपी जीके के क्वेश्चन से, जो कि हमारे यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें इनकी बहुलता देखी जाती है, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके के हैं। इस सेट में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ क्वेश्चन को लगाते भी चलें, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो है वो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी, तीसरा स्थान, ठीक है। कौन सा है? तीसरा स्थान। अच्छा, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है गुजरात का, पहला स्थान गुजरात। दूसरा स्थान जो है वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। दूसरा किसका है? दूसरा है महाराष्ट्र का। और तीसरा हमारा होता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ठीक है, किसका है? उत्तर प्रदेश। गुजरात में सबसे अधिक 112 मिले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 108 हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 68 मिले हैं, ठीक है। 68 मिले हैं, ठीक। तो कौन सा स्थान है सूती वस्त्र उद्योग में? उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग में तीसरा स्थान है, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कौन सा स्थान है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर और डी देवी पाटन। तो बताइए आप लोग कौन सा स्थान है जहाँ पर जैनियों और बौद्ध दोनों धर्मों के तीर्थ स्थान हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? बी, कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है, ठीक है। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बौद्ध और जैनियों दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। ये है इलाहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये है जो कौशाम्बी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जैनियों और बौद्ध दोनों धर्मों के जो तीर्थ स्थल हैं वो यहाँ पर फेमस हैं, ठीक है। चलिए, और इसका जो नाम है कौशाम्बी कैसे पड़ा? तो जो हमारे पुराने जो जैन ग्रंथ हैं उनके अनुसार यहाँ पर कुशाम्ब नामक वृक्षों की जो है अधिकता थी, ठीक है। कुशाम्ब नामक वृक्ष जो हैं अधिक पाए जाते थे, जिस कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है कि मैन काम्फ का लेखक कौन है? मैन काम्फ ये आपको यहाँ पे बुक दी गई है, ये कह रहे हैं उसका लेखक कौन है? तो बताएं आप लोग कौन है इसका? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क और डी मेजनी। तो मैन काम्फ जो बुक है दोस्त, ये हिटलर की आत्मकथा है। क्या है ये? हिटलर की आत्मकथा है, ठीक। और ये कौन था हिटलर? हिटलर जो था कौन था? हिटलर था हमारा जर्मनी का तानाशाह, ठीक है। जर्मनी का ये तानाशाह शासक था, ठीक है। जर्मनी का तानाशाह शासक था, ठीक है। और ये इसकी विचारधारा कैसी थी? ये नाजीवादी विचारधारा का व्यक्ति था, ठीक है। कैसी? नाजीवादी विचारधारा का व्यक्ति था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था? जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो बताएं आप लोग क्या था वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद, ठीक है। क्या था? दूध और इसके उत्पाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर है क्वेश्चन कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन जो है, ठीक है, सातवाहन एक क्या है? सातवाहन एक वंश है, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? कौन था? ए कह रहे हैं कि सातकर्णी, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी सुमुख और डी हाल। तो जो सातवाहन जो वंश है, ठीक है, सातवाहन वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। राइट आंसर क्या होगा? बी गौतमीपुत्र
सातकर्णी, ठीक है। इसकी माता का नाम गौतमी था, ठीक है। इसकी माता का क्या नाम था? गौतमी था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके आगे इसकी माता का नाम लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए कह रहे कि 1106 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1306 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी। तो जो दिल्ली सुल्तान का, ठीक है, दिल्ली सुल्तान का जो शासन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वो माना जाता है दोस्त 1206 ईस्वी से, ठीक है, 1206 ईस्वी से, ठीक है। और दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कौन? ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए कह रहे 13 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी हमारा 20 वर्ष, ठीक। अच्छा, हुमायूं की जब मृत्यु हुई, ठीक, हुमायूं की मृत्यु के समय, हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या है, इसका जो अकबर का राज तिलक हुआ था, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब में कलानौर नामक एक स्थान है, ठीक है, पंजाब में कलानौर नामक स्थान है। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। तो तब इसका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय जो इसकी आयु थी वो थी कितनी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 13 वर्ष। कितनी आयु थी? 13 वर्ष की आयु में इसका राज तिलक या राज्याभिषेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बांडीवॉस की लड़ाई, बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी बक्सर की लड़ाई और डी है जो वो प्लासी की लड़ाई, ठीक। तो जो पुर्तगालियों की हमें जो पुर्तगालियों का शासन हमें देखने को मिलता है भारत में, वो कहाँ पर? गोवा राज्य में था इनका, ठीक। कहाँ पर था? पुर्तगाली जो सक्रिय थे ज़्यादा, वो कहाँ थे? गोवा राज्य में ये राज करते थे और ये लास्ट तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये लोग वहाँ से गए, ठीक है। तो इनका जो भाग्य का निर्णय हुआ था ये बांडीवॉस के युद्ध से हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, बांडीवॉस की जो लड़ाई हुई थी उसके युद्ध के बाद इनका भारत में भाग्य का निर्णय हुआ। चलिए नेक्स्ट है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, या गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था, ठीक। तो जो गदर पार्टी का संस्थापन किया था दोस्त, किसने किया था? वो किया था लाला हरदयाल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाला हरदयाल ने, ठीक है। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 में, ठीक है, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो है इन्होंने संस्थापन किया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में और कनाडा में भी, ठीक। कहाँ पर? कनाडा में। चलिए नेक्स्ट, है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत का भावी संविधान। ऑप्शन नंबर बी, भारत का भावी संविधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है, ठीक।
ऑप्शन ए जोरहट, बी तिनसुकिया, सी दीमापुर और डी डिब्रूगढ़। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो है तिनसुकिया। ठीक है, तिनसुकिया ये जो जगह है ये असम में है। ठीक है, असम में है और भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी क्या है, असम का एक जिला है तिनसुकिया जिला। ठीक है, किस राज्य में है ये, असम में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर्वत श्रेणी में इमारती पत्थर पाए जाते हैं, किस पर्वत श्रेणी में इमारती पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इमारती पत्थर। ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सतपुरा की श्रेणी में, बी विंध्य श्रेणी में, सी अरावली और डी सहायद्री की श्रेणी में। ठीक, तो जो इमारती पत्थर हैं दोस्त वो पाए जाते हैं हमारे किस में, विंध्य श्रेणी में। किस में, ये विंध्य श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, ये जो श्रेणी है ये पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर मतलब ये गुजरात से सासाराम बिहार की तरफ। ठीक है, गुजरात से सासाराम बिहार की तरफ इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 16वां। भारत में सबसे बड़ा बांध, भारत में कह रहा है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी कोसी बांध, डी दामोदर घाटी बांध। तो भारत में जो सबसे बड़ा बांध है दोस्त वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। अच्छा, ये किस नदी पर है टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है वो है भागीरथी नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ, किस राज्य में है, उत्तराखंड में। ठीक, किस राज्य में है, उत्तराखंड में। ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है और इसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये कह रहे किस नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है या भारत में नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी और डी चिनाब नदी। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर जो होगा हमारा है वो है बी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो, ठीक है, ये कहाँ से होता है, इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट एक है छिमायुंगडुंग। मानसरोवर झील के निकट है एक छिमायुंगडुंग। ठीक है, छिमायुंगडुंग नामक एक हिमनद है। ठीक है, जो कहाँ पर है, ये पड़ता है तिब्बत में। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, तिब्बत में। ठीक, तो यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये है, बाकी महानदी और ये सब इनका हमारे इंडिया में ही है उद्गम स्थल। दूसरा है कि निम्न में से किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है। कॉफ़ी की जो पैदावार है कह रहे किस जिले में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए कुर्ग, बी मैसूर, सी हुबली और डी बेल्लारी। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ए है कुर्ग। ठीक है, कुर्ग कहाँ पर है, कुर्ग है जो है, कुर्ग है हमारा कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटक में है ये कुर्ग जो है, कर्नाटक में है। ठीक, ये कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक जो जिला है। ठीक है, क्या है, प्रमुख उत्पादक जिला है। कौन कौन से कर्नाटक में, कुर्ग हुआ एक चिकमंगलूर और हासन। ठीक है, इन 3 जिलों में वहाँ पर सर्वाधिक कॉफ़ी की पैदावार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है कि दूध के रंग में पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध के रंग में जो पीलापन देखने को मिलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, गाय की दूध में ये ज़्यादा पीलापन दिखाई देता है, तो कह रहे हैं कि ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है हमारा दूध में एक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, दूध में एक जो पीलापन का जो कारण होता है वो होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण इसमें पीलापन होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है। निम्न में से यानी किस जोड़े का जो मिलान है वो सही नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सरिस्का मृगवन राजस्थान, ठीक है, सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, ये भी सही है। अभी हमारे मोदी जी घूम कर आए हैं, ठीक है, अभी कल ही तो घूम के आए हैं करंट में। सी कह रहे हैं कि घाना पक्षी वन, घाना पक्षी वन मेघालय। तो दोस्तों ये जो घाना पक्षी वन है ये मेघालय में नहीं है, ठीक। हमारा यहाँ पर राइट आंसर यही होने वाला है, सी, ठीक है। घाना जो पक्षी वन है वो है हमारा कहाँ पर, यह है राजस्थान में, ठीक है। घाना पक्षी है जो, यह है राजस्थान में, घाना पक्षी वन राजस्थान में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में, ये सही है। फिर है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कह रहे कि कब पारित किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो कब पारित किया गया, राइट आंसर आप लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 15 जून 2005, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी, 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट है जो वो पारित किया गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल जो बिल है वो अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था। तो ये जो लोकपाल बिल है वो हुआ था कब, जब अन्ना हजारे ने वो लोकपाल के लिए आंदोलन किया था, करीब 2012-13 के लगभग, ठीक है, 13 के लगभग किया था। तो उसी समय 2013 में, ठीक है, 2013 में जो है लोकपाल बिल अधिक सख्त कानूनों के साथ, अधिक सख्त संशोधनों के साथ पारित हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ, 17 सितंबर 2013 में, ठीक। और इसी जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन रहा, उसी आंदोलन की बदौलत, ठीक है, कांग्रेस हारी और 2014 में माननीय मोदी जी हमारे पीएम बने, ठीक है। इस आंदोलन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। फिर है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना भारत, बताइए कब बना आप लोग। तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था, वो बना था 26 जनवरी 1949। ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी 26 नवंबर, गलत बोल दिया मैंने, ऑप्शन डी ही सही है, पढ़ दिया गलत, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कब बना था, 26 नवंबर 1949। 24वां की संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये जो हमारे राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उनके लिए ये कहा गया ये कथन है, ठीक है। और ये जो कथन है वो है किसका है, ये जो स्टेटमेंट है वो है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा केटी शाह है, ठीक है। केटी शाह के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्त कितनी अवधि के लिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो राज्यसभा है हमारा ये एक स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। जब से इसका गठन हुआ है तब से राज्यसभा कभी भंग नहीं हुई है, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है। इसके जो हैं जैसे केंद्र में जो लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए नियुक्त होती है और एक बार में भंग होकर दोबारा नियुक्त होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है।
इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, ठीक है, 1/3 जो है क्या होता है, 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस कर के दायरे में अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, ठीक, किस कर के दायरे में अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, एक आयकर, बी निगम कर, सी सेवा कर और डी जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जीएसटी, ठीक, किस कर के दायरे में, जीएसटी के, ठीक है। और ये कब हुआ था लागू, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट, ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है, ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएं आप लोग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है डी मध्य प्रदेश। क्या है, डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर 58% जो तांबा है वो उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक। और इसके बाद दूसरा स्थान है हमारा राजस्थान का 32%, ठीक है। यहाँ पर 32% जो हमारे भारत का कुल उत्पादन है उसका 32% यहाँ से होता है। और तीसरा है झारखंड 11%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है, ठीक। यदि आप लोग रेल की यात्रा की आप लोगों ने, ऑब्वियसली सबने करी होगी, कई सारे पेपर देने जाना पड़ता है और कहीं हम लोग घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो लोग रेल में वाईफाई का यूज करते हैं, ठीक है, रेल में वाईफाई हुआ या अन्य जो स्टेशन वगैरह पे टिकट काउंटर होते हैं या अन्य रेलवे की जो भी सुविधाएं हैं उन पर जो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वगैरह, वो कौन सा संगठन है जो इनको प्रोवाइड कराता है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर सी, रेल टेल निगम, ठीक है, रेल टेल निगम। आपने ये देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा रेलवे स्टेशन पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ बिहार राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप। तो ये जो वर्तमान स्वरूप इसको प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में, ठीक है। सन 2000 में बिहार से क्या, झारखंड का विभाजन हुआ था, ठीक है, बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था, ठीक। कब हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है, ठीक है, जिसमें यात्री सबसे अधिक यात्री बनते हों या बैठ पाते हों, कह रहा है कि कौन सा है सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा वायुयान है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है बी, एयरबस A380, एयरबस A380 राइट आंसर है यहाँ पर हमारा बी, ठीक है, राइट आंसर है बी। और इसमें जो यात्रियों की क्षमता है वो है लगभग 853, ठीक है, इसमें 853 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, ठीक। और इसकी जो पहली उड़ान थी कब हुई थी, पहली उड़ान 27 अप्रैल 2005 को, ठीक है। पहली उड़ान कब हुई थी, पहली उड़ान जो हुई थी 27 अप्रैल 2005 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद। एक क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है और जीएस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो गीत गोविंद प्रसिद्ध पुस्तक थी उसकी रचना की थी किसने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है, जयदेव ने। किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी जयदेव, ठीक है। ये जो जयदेव थे ये बंगाल में एक सेन वंश था, ठीक है, बंगाल में कौन था, सेन वंश का एक शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक। ये उनके दरबारी कवि थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट है, एलटीटी एक लड़ाकू संगठन है, एलटीटी एक लड़ाकू संगठन है। ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग अगर इसको इंग्लिश में लिखें एलटीटी,
ई, ठीक। तो इसको कहा जाता है लिट्टे, ठीक। तो ये लिट्टे कहाँ का एक लड़ाकू संगठन है। जैसे ही लिट्टे कहा तो आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने इसका नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो लिट्टे जो है वो कहाँ का है, ये श्रीलंका का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सपर के पेंटर कौन है। विश्व प्रसिद्ध ये पेंटिंग है एक अंतिम भोज, ठीक है। लास्ट सपर ये कह रहे हैं कि इसके जो पेंटर हैं, ठीक है, वो कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है लियोनार्दो दा विंसी, ठीक है। कौन है, लियोनार्दो दा विंसी, ठीक है। और ये कहाँ के, ये इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। और लियोनार्दो दा की एक पेंटिंग बनाई किसने, एम.एफ. हुसैन ने भी इनकी एक पेंटिंग बनाई जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। लियोनार्दो दा विंसी की एक पेंटिंग एम.एफ. हुसैन ने भी बनाई है, एम.एफ. हुसैन मकबूल फ़िदा हुसैन। चलिए नेक्स्ट है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की, ठीक है, किसी ये कह रहे किसी रिएक्शन की जो ऊष्मा है वो निर्भर नहीं करती है, किस पे नहीं करती है बताएं आप लोग। तो ये निर्भर नहीं करती है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है, फिर कह रहा है कि कैमरा में प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता यानी शार्पनेस, ठीक है। शार्पनेस वो कह रहे कि ये किस पर डिपेंड होती है, यह कौन तय करता है। कैमरा में जो शार्पनेस है इमेज की वो कौन तय करता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि द्वारक या एपर्चर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो एपर्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, एपर्चर होता है, वही इसकी शार्पनेस को तय करता है। चलिए नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा है वो उसका क्या होगा, बताएं आप लोग, क्या होगा। तो ये जो होता है ये किसकी, ये द्रव्यमान की डेफिनेशन होती है। किसकी होती है, इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको उसका द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहा जाता है। राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। जो हमारा विद्युत सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, वो कह रहा है कि कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं, ऑप्शन ए है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं, यांत्रिक इसमें आएगा नहीं। बी ताप ऊर्जा को यांत्रिक में, नहीं। सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, नहीं। डी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जो हमारी सोलर प्लेट होती है, ठीक है, सोलर प्लेट होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको ये लोग विद्युत ऊर्जा में ये इसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न कि यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा, क्या करना होगा चम्मच के साथ। ऑप्शन देखते हैं इसके पूरे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी यहाँ पर, ठीक। क्या करना होगा, इसको चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। चम्मच को क्या बनाना है, चम्मच को बनाना है कैथोड और जो निकेल की जो रॉड है उसको बनाना है एनोड। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए फिर है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण कह रहा है किस अयस्क के सांद्रण में, ठीक है, इसको प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि को हम लोग करते हैं, राइट आंसर यहाँ पर होगा मैग्नेटाइट, ठीक। मैग्नेटाइट के सांद्रण को या मैग्नेटाइट अयस्क के सांद्रण में इसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। कौन सी गैस है जो चूना का जो पानी होता है उसको सफ़ेद बनाती है, तो वो है हमारी गैस है, राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चूने का जो पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो सफ़ेद बनाती है। ठीक है, जब चूने के पानी में हम लोग क्या करते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को हम गुजारते हैं। ठीक है, CO2 को गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, और जिस कारण उसका पानी कैसा हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है पानी का रंग। 41वां है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल हैं। ये एक सॉल्वे प्रक्रिया है, ये कह रहा है उसमें सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो कह रहा है उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक परिवर्तक या कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग आप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके आप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए है जल, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्प्रेरक जो परिवर्तक है, ठीक है, या कैटालिटिक कन्वर्टर है, कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं ये एक लेड को कम करने की। ठीक है, लेड जो है सीसा, ठीक, लेड ये जो पेट्रोलियम में पाया जाता है, इसको ये इसके उत्सर्जन को कम करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट है कि बात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। बात्या भट्टी, ठीक है, बात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। ऑप्शन ए कह रहेगी सिलिका, बी कार्बन, सी चूना और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बात्या भट्टी में जो आयरन ऑक्साइड होता है वो उपचयित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो पके हुए आम में जो विटामिन होता है दोस्त वो होता है हमारा कौन सा होगा, ए, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर भी ए। चलिए नेक्स्ट, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, ए एंजाइम, बी प्रेरक, सी उत्प्रेरक और डी एस्टर्स। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर है कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन है वो पाई जाती है हमारी आरबीसी में। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं ये, उनमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज जो है वो किस चीज़ का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि तने का, ऑप्शन ए कह रहे हैं तने का, बी जड़ का, सी पत्तियों का और डी फल का। तो दोस्त जो प्याज है वो जो परिवर्तित रूप है वो किसका है, तने का है। ठीक है, प्याज जो हम देखते हैं वो क्या है, तना है एक। नेक्स्ट, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए हम लोग खमीर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो खमीर होता है
वो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड जो है वो खमीर है वो ब्रेड को कैसा, मुलायम और लचीला बनाता है, इसलिए हम लोग इस खमीर का प्रयोग करते हैं। 49वां प्रश्न है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें इंटरनेट से कोई सूचना, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या खोलते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं अपना। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र हुआ, ठीक, ओपेरा हुआ, मौजिला फायरफॉक्स हुआ, ये सारे क्या हैं, ये ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र को खोलते हैं। टेलनेट का तात्पर्य क्या है, ये हमारा सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है। तो टेलनेट का तात्पर्य हमारा राइट आंसर क्या होगा, टेली टाइप नेटवर्क। राइट आंसर सी, टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।